साथियों, बिहार एसएससी इंटर लेवल पर जो 11,098 पदों पर नई भर्ती आई है, उसके लिए साथियों हमने ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपका जीके जीएस से 2 प्रैक्टिस सेट, कल हम लोगों ने लुसेंट बुक से एक प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। और साथियों आज हम लोग साइंस विज्ञान के प्रश्नों का एक न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथियों डेली दोपहर 3 बजे आपको टाइमिंग को ध्यान रखना है। डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ आपको बिल्कुल इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है, याद कर लीजिए दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, लेकिन भीतर पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर एसआई मात्रक भी आपको ध्यान रखना है, जो कि टेस्ला होता है। और साथियों हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको कॉपी में लिखते चलना है और साथ में आपको आंसर भी लिखना है, क्योंकि पीडीएफ में आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। और पीडीएफ की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में जाकर वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ में आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर आपको खुद लिखना है। चलिए आगे देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो देखिए साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है स्थितिज ऊर्जा में। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि विद्युत संयंत्र वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथ ही ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। जितने भी नाभिकीय विद्युत संयंत्र है आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि रावत भाटा की बात करें तो राजस्थान में रावत भाटा विद्युत संयंत्र है, तारापुर विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है, काकरापार विद्युत संयंत्र गुजरात में है, नरौरा पूछा गया है तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए कुडनकुलम ये कहाँ पर है। चलिए आगे देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या है, तो 40 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी क्या होगी? तो आप सभी जानते हैं कि गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर फोकस दूरी 20 अगर आपका आता है तो वक्रता त्रिज्या 40 हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, F = R/2। तो R का मान 40 है, 2 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखिए, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें और हाँ सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो याद रखिएगा वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा, ये ऋणात्मक बताता है आवर्धन। चलिए आगे देखिए, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करने हैं। और साथियों आज आप लोग कितने प्रश्नों के सही से आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको
कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो वास्तविक वस्तु है और उसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमको चाहिए समतल दर्पण। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? और साथियों, अगर आप लोग टॉपिक वाइज या फिर लूसेंट बुक से टॉपिक वाइज जीके जीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को देखना होगा। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर मैं उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो याद रखिएगा अल्फा किरण। याद कर लीजिए, अल्फा किरण जो है धन आवेशित कणों से युक्त है। गामा किरण की बात करें तो इसकी खोज किसने किया था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, गामा किरण की खोज किसने किया था? निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो कौन सा वो यौगिक है, कौन सा कैल्शियम यौगिक है जिसका उपयोग दंतमंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में होता है? तो याद रखिएगा ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को कहा जाता है संगमरमर, जिसे चूना पत्थर भी बोला जाता है। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध क्या है? तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो r यानी परमाणु त्रिज्या और n यानी क्वांटम संख्या, तो इसमें रिलेशन होता है r समानुपाती n का, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखिए, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। आंसर बताइए, कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पर 10 का सही जवाब है बी ऑप्शन, रिकेट्स। रिकेट्स याद रखना है, ये विटामिन डी की कमी से भी होने वाला रोग है, जिसको सूखा रोग कहा जाता है, रिकेट्स। और रतौंधी की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या होता है? तो याद कर लीजिए पॉलीसेकेराइड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पॉलीसेकेराइड। चलिए आगे देखिए, कैल्शियम झिल्ली में कोशिका झिल्ली है यहाँ पे, तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या है? तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर जो लिपिड होता है ये होता है फास्फोलिपिड। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, फास्फोलिपिड। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा स्लाइडेन और स्वान ने। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। जिनका भी जीके जीएस वीक है, 10 से 15 दिनों के अंदर ही आपका जीके जीएस स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए डेली क्लास को अटेंड करना है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो याद कर लीजिए ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में ठोस को सीधे वाष्प में बदला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? चलिए आंसर कीजिए, कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा SO2। ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और N2O ये सभी भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण है। अब यहाँ पे SO2 की बात करें तो NO2, तो ये जो दो है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है?
तो याद रखिएगा बाह्य दल ये फूल का प्रजनन अंग नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका फॉर्मूला होता है MgOH2। तो यहाँ पे इसका pH वैल्यू बताना है कितना होता है। अच्छा, pH स्केल का खोज किसने किया था? तो इसका भी नाम याद रखिएगा सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल का पता लगाया था। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो pH वैल्यू है ये 10.5 होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, इसको याद कर लीजिए डायरेक्ट आप लोग। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। देखिए मिट्टी में घुला होता है नाइट्रेट, तो इसको पौधा क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और उसको किस में बदल देता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन में बदल देता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए प्रोटीन की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो याद रखिएगा सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है, लगभग 42% के आसपास मिलता है। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर, लिख लीजिए क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर ये बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। चलिए आगे देखिए, हवा में परागन को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, लाइव चैट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप लोग डेली 3 बजे क्लास को अटेंड करेंगे। तो हवा में परागन को क्या कहा जाता है? तो वायु परागन, सी ऑप्शन सही जवाब है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? चलिए आंसर बताइए, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो देखिए उबालकर तो किया जा सकता है, ऑप्शन सी में क्लोरीनीकरण इसके द्वारा भी होता है। और डी ऑप्शन में क्या है? तो परावैंगनी विकिरण इसके द्वारा भी होता है। लेकिन निस्यंदन के द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कीजिए। तो देखिए साथियों, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत जो है ये माना जाता है सूर्य को। अब यहाँ पे सन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 2 गैसें होती है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। और इन दोनों में सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन। और सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, इसे ध्यान रखें। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा किससे मिलेगा? सिलिकॉन से, क्रोमियम से, यूरेनियम से या फिर एल्युमिनियम से। तो बहुत ही सिंपल है, नाभिकीय ऊर्जा जो है ये यूरेनियम से प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग क्या होनी चाहिए? तो चलिए आंसर बता देते हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धातुओं में धारावाहक होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, धातुओं में जो धारावाहिक होते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, इसी का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसी का उपयोग होता है खतरे के सिग्नल में। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो लाल कलर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लाल कलर का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, यानी बिखरता सबसे कम है। और सबसे अधिक बिखरता कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए, यानी किस कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो साथियों, टिंडल प्रभाव की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा
प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो 3 आबंध किसका होगा? इसका नहीं होगा, C2H6 इसका भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा C3H4। इसका क्या है? तो हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। चालक की प्रकृति मतलब वो तार कौन सा है, तार जो है सिल्वर का है या फिर तांबा का है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो एक आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और साथियों, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध पूछे कितना होता है? तो 0। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछे तो ये होता है अनंत। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में, जबकि आमीटर को श्रेणी क्रम में। सभी को ध्यान रखें। प्रकाश तरंगे होती है। तो साथियों, प्रकाश तरंगे जो है याद रखिएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ध्यान रखना है। और प्रकाश की गति हवा या निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, ये हवा की प्रकाश की गति है हवा या निर्वात में। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, CaOH2 ये क्या है? बुझा हुआ चूना है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी और ग्लूकोज का, शायद हमने कल बताया था क्लास में, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी और ग्लूकोज दोनों का ध्यान रखना है। तो चीनी का होता है C12H22 और O11, जो कि यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। ग्लूकोज का क्या होता है? तो ग्लूकोज का C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का है। विद्युत फ्यूज काम करता है। चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कीजिए। विद्युत फ्यूज काम करता है। तो याद रखिएगा, विद्युत फ्यूज जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो याद रखना है, विद्युत मोटर में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, तो याद कर लीजिए ये होता है क्या? तो यहाँ पर 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो यूनिट होता है, जिसको kWh भी लिखा जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा आपको kWh यानी किलोवाट घंटा या फिर यूनिट। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है सौर कुकर में। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। इसी के कारण पानी से भरी बाल्टी की जो गहराई है वो कम दिखाई पड़ता है। कार्बन के 2 अपर रूप के अलावा तीसरा अपर रूप का नाम क्या है? तो कार्बन के 2 अपर रूप आप सभी जानते हैं, हीरा और ग्रेफाइट है। और तीसरा अपर रूप क्या है? तो ये फ्लोरीन कार्बन, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो देखिए साथियों, भोजन का जो पचना है याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया है। कैसा है? उपचयन अभिक्रिया। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए। तो वैश्विक ऊष्मन के लिए जो उत्तरदायी है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। इनमें से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो बहुत ही सिंपल है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो देखिए साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया था ये किया था किसने? तो अल्टमैन ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है, यानी मात्रक क्या है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और अभी हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 में देखा था चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, जो कि क्या था? टेस्ला। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का पूछा गया है, इसका क्या हो जाएगा? वेबर। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का है। वोल्ट किसका है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा पास्कल के नियम पर। गन्ने में जो रेड डॉट बीमारी होता है उसका रीजन क्या है? अच्छा, सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। और गन्ना में जो रेड डॉट बीमारी होता है इसका होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा कवक। ये कवक के कारण होता है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। कवक को फंगस कहा जाता है, ध्यान रखना है, फंगस। मेटल ऑफ होप क्या है, जिसे आशा धातु बोला जाता है? तो आशा धातु यानी मेटल ऑफ होप क्या है? तो याद रखना यूरेनियम को कहा जाता है मेटल ऑफ होप। मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है? तो याद कर लीजिए, मोटर कार की जो हेडलाइट होता है उसमें प्रयोग होता है अवतल, किसका? अवतल दर्पण का। लेंस नहीं होगा, अवतल दर्पण होगा। और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? चलिए 48 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। तो प्यारे साथियों, वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तुमने आपको बताया था, याद कीजिए, 3 समस्थानिक है। H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम, H13 ट्राइटियम। और तीसरा समस्थानिक रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन सबसे अधिक ब्रह्मांड में है। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 49 का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा। और धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, और सबसे लो होता है पीट। और भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को ज़रूर लाइक करें।